ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्विच गियर मीन्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्विच गियर का क्या मतलब होता है? तो स्विच गियर का मतलब होता है ऐसे डिवाइस जो क्या कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं एंड प्रोटेक्टिंग कर सकते हैं। तो इन डिवाइस को क्या बोलते हैं? स्विच गियर। ठीक है, तो स्विच गियर का मतलब सबको पता है। स्विच गियर किसको बोलेंगे? जो स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि एमसीबी, एमसीबी क्या कर सकती है? स्विचिंग कर सकती है। ठीक है, रिले क्या कर सकती है? ठीक है, डिटेक्ट कर सकती है फॉल्ट को। सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल स्विच है, आइसोलेटर है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे स्विच गियर होते हैं। ठीक है, तो जो भी डिवाइस पावर सिस्टम में क्या कर सकते हैं? सर्किट की स्विचिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? स्विच गियर। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन उसको नोट कर लीजिए। पावर सिस्टम के ऐसे डिवाइस, पावर सिस्टम के ऐसे डिवाइस जो स्विचिंग, कॉमा कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग आदि फंक्शन करते हैं, स्विच गियर कहलाते हैं। आदि फंक्शन करते हैं, स्विच गियर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्विच गियर में सबसे पहले यहां पे देखेंगे एक होता है एयर ब्रेक स्विच। ठीक, तो एयर ब्रेक स्विच किसे कहते हैं? तो आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे लाइनमैन होता है, क्या करता है? कोई ऐसा फीडर जा रहा है ना, फीडर जा रहा है, उधर देखोगे ऐसे दो पोल ऐसे बने होते हैं ना, फीडर जा रहा होता है, और नीचे में एक ऐसा रॉड आता है, ऐसा रॉड, और वो क्या करता है? इधर रॉड को इधर में एक लीवर के द्वारा लॉक करके जाता है, फिर आता है, कुछ वर्क करता है, फिर इसको उठाता है, फिर लॉक करके चले जाता है। देखो कभी, तो वो किसको ऑपरेट करता है? तो वो एयर ब्रेक स्विच को ऑपरेट करता है। बात समझ में आई? तो ये जो एयर ब्रेक स्विच होते हैं, ये एयर ब्रेक स्विच हम कहां पर यूज करते हैं? तो इसका यूज हम सब स्टेशन में नहीं करते हैं, इसका यूज कहां पे करते हैं? फीडर में करते हैं। ठीक है, तो मीडियम कैपेसिटी की जो लाइन होती है, उस मीडियम कैपेसिटी की लाइन में इसका यूज किया जाता है। तो एयर ब्रेक जो स्विच होता है, इसके जो कांटेक्ट होते हैं, उसके कांटेक्ट का जो शेप होता है वो इस प्रकार के रूप में होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? हॉर्न गैप। ठीक है, तो हॉर्न गैप के रूप में इसका शेप यहाँ पे होता है। तो ये हॉर्न गैप क्या करता है? जब किसी भी स्विच को हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, है ना, ऑफ करते हैं, तो उसके कांटेक्ट पे क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है। तो वो जो आर्क होती है, उस आर्क को मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्या करना है? एक्सटिंग्यूश करना है, बुझाना है। तो उसको एक्सटिंग्यूश करने के लिए इसके कांटेक्ट का शेप कैसा बनाया जाता है? हॉर्न गैप। तो ये जो हॉर्न गैप है, यदि यहाँ आर्क प्रोड्यूस्ड होगी, तो ये इस आर्क को क्या करेगा? अपवर्ड पुश करेगा। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये आर्क इस तरह से ऊपर जाएगी, तो आर्क की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आर्क की लेंथ इंक्रीज होने से आर्क जल्दी कूल होकर एक्सटिंग्यूश हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसलिए इसके कॉन्टेक्ट का शेप कैसा बनाया जाता है? हॉर्न गैप के रूप में बनाया जाता है। तो जो एयर गैप स्विच, एयर ब्रेक स्विच है, ये एयर ब्रेक स्विच किस कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो ये ऑन लोड कंडीशन। किस कंडीशन में? ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जैसे कि अपना फीडर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक एयर ब्रेक स्विच लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, लोड करंट, ऑन लोड कंडीशन है। इस ऑन लोड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एयर ब्रेक स्विच को किसमें यूज करते हैं? मीडियम कैपेसिटी की लाइन में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फीडर है और किसी इंडस्ट्रियल लोड को हमको सप्लाई देना है, तो उस इंडस्ट्रियल लोड को सप्लाई देने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
हर एक इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री नॉर्मली 25 किलोवाट से ज़्यादा डिमांड होता है या 20 किलोवाट से ज़्यादा डिमांड होता है ना, तो उसको क्या देना पड़ता है, उसको क्या लगाना पड़ता है अपने यहाँ पे, एक सब स्टेशन। सब स्टेशन है एक ट्रांसफार्मर, उसको अपने यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन बोलेंगे। तो उस इंडस्ट्रियल सब स्टेशन को इलेक्ट्रिक पावर जब देंगे तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, एयर ब्रेक स्विच का यूज करेंगे वहां। ठीक है, कि यदि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमको क्या करना है, पावर को कट ऑफ करना है, तो पूरे सब स्टेशन से तो पावर नहीं कट करेंगे ना, तो सबकी पावर कट हो जाएगी। तो उसके पास में जो सब स्टेशन में एंटर कर रही है लाइन, उसमें क्या लगा देंगे, एयर ब्रेक स्विच। तो जब उसकी पावर को हमको कट करना है तो इस एयर ब्रेक स्विच को क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, और फीडर में भी क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। कि मान लीजिए हमारा जो फीडर है ये जा रहा है, अब जैसे कि नेहरू नगर से आ रहा है फीडर यहाँ तक। ठीक है, अब बीच में उससे क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फीड किया गया है। अगर अब हमको ये फीडर अपना इतना लंबा ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हमको इसमें वर्क करना है, तो हम जाएंगे ना, सिर्फ इसी की पावर ऑफ होनी चाहिए। यदि हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो तीनों की पावर ऑफ हो जाएगी। तो हम इसके नियरेस्ट क्या लगा देंगे, एक एयर ब्रेक स्विच लगा देंगे। उस एयर ब्रेक स्विच को ऑपरेट करेंगे, ऑफ कर देंगे, और इसमें क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें नोट करिए, एयर ब्रेक स्विच में इस स्विच का यूज शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं पता है ना, कई बार ऐसे लिखेगा एबी स्विच। तो एबी स्विच यानी कंफ्यूजन नहीं होना है, एबी स्विच यानी क्या है, एयर ब्रेक स्विच ही है ना। उसमें लिखिए इस स्विच का यूज मीडियम कैपेसिटी की लाइन में सर्किट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। सर्किट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये जैसे इंडस्ट्रियल लोड एंड फीडर में, इंडस्ट्रियल लोड एंड फीडर में नेक्स्ट के एबी स्विच के कांटेक्ट, एबी स्विच के कांटेक्ट का शेप हॉर्न गैप के फॉर्म में होता है, हॉर्न गैप के रूप में होता है। एबी स्विच के कांटेक्ट का शेप हॉर्न गैप के फॉर्म में होता है। यह प्रोड्यूस्ड आर्क को रैपिडली जल्दी एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एबी स्विच ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, कि इसको ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करते हैं या फिर इसको, ठीक है, नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। तो इसको ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे एक होता है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे
कि ये अपनी क्या है, बस बार है। ठीक है, जैसे कि अपना सब स्टेशन है, तो सब स्टेशन में क्या होती है, अपनी बस बार है। अब इस बस बार से ये अपनी क्या जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। तो जब बस बार से ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये सब स्टेशन में यहाँ पे क्या कनेक्ट है, सर्किट ब्रेकर। इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड में, दोनों साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे आइसोलेटर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आइसोलेटर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से आइसोलेटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइसोलेटर भी क्या है, एक स्विच है ये। तो आइसोलेट करना यानी क्या होता है, सर्किट को सप्लाई से अलग कर देना। तो वही इसका फंक्शन होता है। ये यहाँ पे क्या होती है, अर्थिंग होती है। ये यहाँ पे इस प्रकार से अर्थिंग है। ठीक है, तो ये आइसोलेटर है और ये भी यहाँ पे आइसोलेटर है। तो आइसोलेटर को क्या करते हैं हम, सर्किट ब्रेकर के बोथ एंड पे, सर्किट ब्रेकर के दोनों सिरे पर आइसोलेटर को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आइसोलेटर का यूज हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोलेटर को हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि ये सर्किट में जीरो करंट की कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि बोलता है कि इनमें से किसकी कोई रेटिंग नहीं होती है, तो आइसोलेटर की ना तो कोई करंट रेटिंग होती है, ना ही इसकी कोई वोल्टेज रेटिंग होती है, ना ही इसकी कोई पावर या फ्रीक्वेंसी रेटिंग होती है। ठीक है, तो आइसोलेटर की कोई रेटिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो इसको कैसी कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन करते हैं, जब सर्किट में करंट क्या होगी, जीरो, या बोल सकते हैं सर्किट क्या होगा, नो लोड की कंडीशन में होगा। ठीक है, सर्किट में कोई लोड वहां पे नहीं होगा, तो उस समय इसको ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए इस सर्किट ब्रेकर में हमको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो सर्किट ब्रेकर को जो हम यूज करते हैं, ठीक है, बार बार वो ऑपरेट होता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पे क्या प्रोड्यूस होती है, स्पार्किंग। तो स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस होती है, अपन पढ़ चुके हैं बेसिक में कि सर्किट के इंडक्टेंस के कारण। स्पार्किंग किस कारण प्रोड्यूस होती है, सर्किट के इंडक्टेंस के कारण। तो सर्किट के इंडक्टेंस के कारण ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, और वो जो स्पार्किंग वहां पे प्रोड्यूस होती है उसके कारण कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, वहां पे मेल्ट होते हैं। कॉन्टेक्ट पे क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब यदि हमको सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यदि मान लीजिए हम आइसोलेटर नहीं लगाते, तो इस प्रकार से ये सर्किट कनेक्ट है। अब यदि हमको मेंटेनेंस करना है, और हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करने के पहले क्या करना पड़ता है आपको, मेंटेनेंस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, वर्क ऑर्डर, पता है कि नहीं। मेंटेनेंस करने के पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी याद रखना है आपको, फील्ड में जब आप जाओगे, वर्क करोगे सब स्टेशन में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या इशू करना है, वर्क ऑर्डर। बिना वर्क ऑर्डर के वर्क करना ही नहीं है। ठीक है ना, बिना वर्क ऑर्डर के वर्क नहीं करना है। कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो नौकरी चली जाएगी। तो विदाउट वर्क ऑर्डर वर्क नहीं करना है। अब वर्क ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, वहां पे आपके पास में बुक होती है, उसमें 3 पेज रहेंगे, एक व्हाइट कलर होगा, एक पिंक कलर होगा, एक येलो कलर होगा, है ना। तो उसमें कार्बन कॉपी लगा के क्या करोगे आप, वर्क ऑर्डर बनाओगे। और वर्क ऑर्डर बनाने के बाद में एक कॉपी किसके पास रहती है, जो वर्क कर रहा है। एक कॉपी किसके पास रहेगी, सर्किट ब्रेकर पैनल में, पैनल से ऑपरेट करेंगे रिले के द्वारा इसको। ठीक है, तो उस पैनल में उस कॉपी को वहां पे क्या करोगे आप, वहां पे पेस्ट कर दोगे, चिपका दोगे, जिससे कि कोई भी, अब किसी को पता नहीं है ना, आपको पता है कि आप शट डाउन दिए हो, कोई भी आगे क्या कर सकता है, उसको ऑन कर सकता है। तो एक कॉपी को वहां पे लगाया जाता है, जिससे कोई भी वहां पे आकर के सडनली उसको ऑन ना कर दे, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसीजर को पूरा करना है, और इस प्रोसीजर को पूरा कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिया रिले के थ्रू। तो जब हमने सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिया, ठीक है, अब यदि हम मेंटेनेंस के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तो लाइव वायर है ना, ये तो लाइव वायर है, तो इधर तो आपको शॉक लगने के 100% चांस है।
ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेटर को यूज कर रहे हैं, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी के लिए, कि जब हम सर्किट ब्रेकर में वर्क करें तो इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेंगे। तो जब सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेंगे तो लाइन करंट या लोड करंट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगी तो उसके बाद में अब आइसोलेटर को क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेट करके किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग स्विच से। यहां भी ऑपरेट करेंगे, यहां से ऑपरेट करके भी किससे कनेक्ट कर देंगे। अब ये सर्किट ब्रेकर बोथ एंड से क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया, अर्थिंग जीरो पोटेंशियल का कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें मेंटेनेंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इसलिए आइसोलेटर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले किसको ऑपरेट करते हैं, सर्किट ब्रेकर को, फिर आइसोलेटर को ऑपरेट करके किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग स्विच से उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यदि हमको वापस इसको स्टार्ट करना है लाइन को, तो सबसे पहले किसको कनेक्ट करोगे, आइसोलेटर को, आइसोलेटर को कनेक्ट करोगे, उसके बाद में फिर सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को वहां पे अडॉप्ट करते हैं। तो आइसोलेटर को कैसे ऑपरेट करना है, जब सर्किट की करंट जीरो है, या सर्किट कैसी कंडीशन में है, नो लोड कंडीशन में है, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई करंट वोल्टेज पावर रेटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए इस आइसोलेटर को हम क्या करते हैं, ऑन लोड कंडीशन में ही ऑपरेट कर देते हैं। कई बार होता है ना कि आदमी क्या करता है कि सोचता है करके देखते हैं क्या होता है ऑन लोड कंडीशन में। तो ऑन लोड कंडीशन में क्या करोगे, ऑपरेट, जैसे ही ऑपरेट करोगे, ये तो डिजाइन ही नहीं किया गया है ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए, तो जैसे ही इसको ऑपरेट करोगे एक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैश ओवर होगा, आर्क प्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि सर्किट की जो करंट है वो पूरी करंट जैसे ही इसको ब्रेक करोगे एयर को पंचर कर देगी, एयर पंचर होगा और वो पूरी करंट यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस करेगी, और आर्क के फॉर्म में फ्लो होगी किससे, आइसोलेटर से। तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, आइसोलेटर वहीं पे मेल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए कभी भी उसको ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, डायग्राम बना लिए, इसमें नोट करिए, आइसोलेटर का यूज सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस के टाइम, मेंटेनेंस के टाइम इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये आइसोलेटर को सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड, दोनों साइड, आइसोलेटर को सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आइसोलेटर नो लोड या जीरो करंट, जीरो लोड करंट लिख लो, नो लोड या जीरो लोड करंट, आइसोलेटर नो लोड या जीरो लोड करंट की कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट के आइसोलेटर की करंट वोल्टेज
एंड पावर रेटिंग नहीं होती है, आइसोलेटर की करंट वोल्टेज एंड पावर रेटिंग नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट ये कैसे इसका प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर क्या है, पहले किसको ऑपरेट करोगे, ब्रेकर को। तो सबसे पहले क्या करोगे, ओपन सर्किट ब्रेकर, फिर किसको ऑपरेट करोगे, किसको ऑपरेट करोगे, आइसोलेटर। ठीक है, ओपन आइसोलेटर, फिर क्या करोगे, कनेक्ट आइसोलेटर टू अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग से क्या करोगे, उसको कनेक्ट करोगे। तो ये उसका प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर को याद रखिए। ठीक है, रिवर्स एक्शन करना है तो सबसे पहले अर्थिंग से रिमूव करोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, आइसोलेटर को क्लोज करोगे, और फिर किसको क्लोज करोगे, ब्रेकर को क्लोज करोगे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे रिले एंड सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सिर्फ एक समझ रहे हैं कि रिले होती क्या है ना, बाद में डिटेल पढ़ेंगे इसका। तो रिले क्या करती है, रिले का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिले क्या करती है, सर्किट में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट करती है और उसका मैसेज सर्किट ब्रेकर को क्या करती है, कन्वे करती है, सर्किट ब्रेकर को पास करती है। ठीक है, तो रिले को कैसे पता चलता होगा कि सर्किट में फॉल्ट हुआ है, तो जब सर्किट में फॉल्ट होता है, सिस्टम में फॉल्ट होता है, तो उस समय इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या होता है, चेंज होता है। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पावर के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो सर्किट का जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फेज एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फॉल्ट की कंडीशन में इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, चेंज होता है। तो रिले इनमें से किसी एक या अधिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होने वाले वेरिएशन को डिटेक्ट करती है, तो उसको पता चल जाता है कि सर्किट में फॉल्ट हुआ है। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि ओवर करंट रिले है, तो यदि करंट प्री डिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड होती है, इंक्रीज होती है, तो उस समय रिले को पता चल जाएगा कि करंट इंक्रीज हो गई है, तो रिले क्या करेगी, ऑपरेट होगी। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होने वाले चेंज को रिले डिटेक्ट करती है और इनमें चेंज होने पर रिले क्या करती है, ऑपरेट होती है। और सर्किट में फॉल्ट हुआ है उसका मैसेज किसको कन्वे करती है, सर्किट ब्रेकर को। आई बात समझ में, तो उसमें एक लाइन में लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज करंट इम्पीडेंस फेज एंगल, वोल्टेज करंट इम्पीडेंस फेज एंगल, डायरेक्शन ऑफ पावर, आदि में चेंज होता है। पैराग्राफ चेंज लिखिए, वह डिवाइस जो फॉल्ट की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होने वाले वेरिएशन, फॉल्ट की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होने वाले वेरिएशन को डिटेक्ट करती है।
और उसका मैसेज सर्किट ब्रेकर को कन्वे करती है, यानी सर्किट ब्रेकर तक पहुंचाती है, और उसका मैसेज सर्किट ब्रेकर को कन्वे करती है, सर्किट ब्रेकर तक पहुंचाती है, रिले कहलाती है, रिले कहलाती है। ठीक है, तो फिर सर्किट ब्रेकर क्या करता है? तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सिर्फ सर्किट को ब्रेक करने का वर्क करता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य स्थिति में, या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो सर्किट को क्या कर सकता है? ये मेक कर सकता है, यानी जोड़ सकता है। सर्किट को ब्रेक कर सकता है मतलब ये तोड़ सकता है। ठीक है, तो सर्किट को मेक एंड ब्रेक करेगा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन में। इसको हम मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों टाइप से क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो और इसको ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में मैनुअली ऑटोमेटिकली सर्किट को मेक एंड ब्रेक कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर को कैसे पता चलता है कि मेरे को सर्किट को मेक या ब्रेक करना है? तो या तो आप उसको मैनुअली ऑपरेट करोगे या ऑटोमेटिकली कौन कन्वे करेगा मैसेज? रिले करेगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको आगे देखेंगे। तो इसमें नोट करिए पहले, वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में मैनुअली और ऑटोमेटिकली सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, मेक कर सकता है या फिर वो ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो फॉल्ट की कंडीशन में भी आगे पढ़ेंगे बाद में, सर्किट को हमको मेक ब्रेक करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर। मेक और ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ना, अब धीरे धीरे सब चीज आगे आते जाएंगे बाद में। तो अब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है और रिले है, ये दोनों फंक्शन कैसे करते हैं? ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? बस है, और ये हमारी जा रही है यहाँ पे लाइन। तो जब लाइन जा रही है तो इसमें हमने क्या कनेक्ट किया होगा? सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब जो सर्किट ब्रेकर होता है, इस सर्किट ब्रेकर में एक होता है ट्रिप सर्किट, ये सर्किट ब्रेकर में इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या देते हैं? यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं। तो सब स्टेशन में क्या यूज करते हैं? डीसी बैटरी बैंक होता है, तो डीसी बैटरी बैंक का सब स्टेशन में यूज करते हैं, उसी से हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर को हमने यहाँ पे डीसी वोल्टेज दी हुई है और यहाँ पे इस प्रकार से ये ट्रिप स्विच इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये सीटी है, तो सीटी जो होती है उसको मैं ऐसे बना देता हूं जिससे, है ना, एक्चुअल में ऐसे बनाते हैं, बट सीटी की प्राइमरी किसको बोलते हैं? सीटी की प्राइमरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन। बात समझ में आ रही है?
कि जैसे ये अपनी बस बार है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, बार बार आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको फिर एक बार बताऊंगा, आपको हमेशा याद रखना है ये कि यहाँ पे ये है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो ये कंडक्टर है यही क्या है, प्राइमरी ऑफ सिटी है। कैसे कि भाई हम क्या करते हैं, ये हमारी सिटी है, तो सिटी हमने पढ़ी हुई है, तो सिटी में क्या पढ़ा है कि सिटी की प्राइमरी ये है, इसमें कितने टर्न्स होते हैं, सिंगल टर्न्स एंड थिक वायर होते हैं, है ना। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइन के सीरीज में। तो इसको क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक किए और लाइन को ब्रेक करके इस सिटी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर ही कहां से जा रहा है, इस प्राइमरी वाइंडिंग से जा रहा है कि नहीं। प्राइमरी वाइंडिंग से कौन जा रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर जा रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वही क्या कहलाती है, प्राइमरी ऑफ सिटी कहलाती है। अब सिटी की ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये जो सिटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, रिले कॉइल से। यहाँ पे रिले कॉइल होगी ये, तो इस रिले कॉइल से इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रिले कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी है और ये आपकी सिटी की प्राइमरी है। तो उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं कि सिटी की प्राइमरी हो गई ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर, ये हो गई सिटी की सेकेंडरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी है रिले कॉइल। अब रिले भी कई टाइप की होती हैं, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के बेस पे आगे पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन समझो कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है यहाँ पे रिले, ये होती है यहाँ पे सिटी, और ये हमारी जा रही है यहाँ पे लोड करंट, लाइन करंट। तो समझ में आ गई। तो सिटी की प्राइमरी कंडक्टर, सिटी की सेकेंडरी किससे कनेक्ट है, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से कनेक्ट है। अब इसको बोलते हैं प्लंजर, ये प्लंजर होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्ट है इनको बोलते हैं ट्रिप कॉन्टेक्ट। इस सर्किट को बोलते हैं ट्रिप सर्किट, इस कॉइल को बोलते हैं ट्रिप कॉइल, ठीक है। अभी नॉर्मल कंडीशन में अभी कोई प्रॉब्लम अपने यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से क्या फ्लो हो रही है, करंट। मान लीजिए यहाँ से अभी 1000 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और हमारी जो सिटी है उसका रेशियो यहाँ पे है 400:1 है। तो सिटी पढ़े थे, सिटी रेशियो 400:1 का क्या मतलब होता है कि ये सिटी की प्राइमरी करंट है और ये सिटी की सेकेंडरी करंट है। सिटी की प्राइमरी यानी ट्रांसमिशन लाइन में कितनी करंट फ्लो होगी, 400। तो सिटी की सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो यदि यहाँ पे 400 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो सिटी की सेकेंडरी में कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो ये सिटी रेशियो 400:1 है। अब रिले की एक करंट होती है, उस करंट को बोलते हैं पिकअप करंट। पिकअप करंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू एक्चुएट या ऑपरेट टू रिले, ठीक है। रिले को ऑपरेट या एक्चुएट करने के लिए आवश्यक मिनिमम वैल्यू की करंट को क्या बोलते हैं, उसकी पिकअप करंट बोलते हैं, ठीक है। यदि हम बोल रहे हैं कि हमारे रिले की पिकअप करंट है 5 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि जब तक इस कॉइल में 5 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं होगी तब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी, या करंट 5 एम्पियर से लेस होगी तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। रिले को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम कितनी करंट चाहिए, 5 एम्पियर। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि अपनी लाइन करंट कितनी है, ठीक है। तो अपने को पता है ये सिटी का रेशियो है 400:1, ठीक है। अपनी जो प्राइमरी करंट है वो कितनी है, 1000 एम्पियर। प्राइमरी करंट यानी लाइन करंट है, 1000 एम्पियर है। तो सिटी की करंट कितनी होगी बताओ, तो सिटी की करंट कितनी होगी, 1000 × 1/400। तो कितनी हो जाएगी ये, 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, तो अभी रिले ऑपरेट होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि उसको तो मिनिमम 5 एम्पियर चाहिए। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो अब क्या फ्लो होगी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, अर्थ फॉल्ट करंट फ्लो होगी, और उस करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ये 1000 एम्पियर की करंट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 5000 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 5 टाइम्स ग्रेटर हो गई, और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो 5000 एम्पियर की करंट अब यहाँ पे फ्लो हो रही है।
तो अब सिटी की प्राइमरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1000 की जगह कितनी आ जाएगी, 5000। सिटी की सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी निकाल सकते हैं सिटी रेशियो से, ठीक है। तो अब कितनी करंट फ्लो होगी, तो 5000 इंटू 400 बाई क्या होगा 1 बाई क्या होगा 400। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 12.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो अब यहाँ पे जो पहले 2.5 थी, अब ये एक्सीड हो गए क्या हो जाएगी 12.5 अंडर फॉल्टी कंडीशन, ठीक है। पिकअप वैल्यू से क्या होगी हायर। तो इस कॉइल से जब हायर वैल्यू की करंट फ्लो होगी तो ये क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल है ना, क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो इस प्लंजर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। आयरन का होता है, लोहे का प्लंजर होता है, तो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये इस सर्किट को क्या करेगा, ऐसा क्लोज कर देगा। जैसे ही सर्किट को क्लोज करेगा, ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए, जैसे ही ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे, इसमें क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। जैसे ही करंट फ्लो होगी, ये मैग्नेटाइज होगी ट्रिप कॉइल, और ये इसको क्या करेगी, पुल करेगी, और इसको पुल करेगी तो ब्रेकर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर्किट आपका क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एबनॉर्मल कंडीशन हुई, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, करंट में। उसको कौन डिटेक्ट किया, रिले। उसका मैसेज किसको दी, सर्किट ब्रेकर को, यानी उसके ट्रिप सर्किट को क्लोज करके बताई, है ना। तो सर्किट ब्रेकर क्या किया, यहाँ पे सर्किट को ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पे होता है। आई बात समझ में, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लीजिए उसमें फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज जो होता है इसका यूज हम क्यों करते हैं, सबको पता है कि फ्यूज का यूज काय के लिए किया जाता है, सर्किट को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ऑप्शन दिया है कि फ्यूज का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, ऐसा ऑप्शन दिया है। तो किससे, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है ना। ओवर करंट या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि ये लोड है ये, और इस लोड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो इसमें क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट। तो यदि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अपने को पता है कि उस समय यहाँ पे क्या फ्लो होगी, ठीक है, करंट शॉर्ट सर्किट, और उसकी वैल्यू क्या होगी R/0, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। करंट को कौन लिमिट करेगा, जो भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरी हाई होगा। तो इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो ये वायर है, ये वायर क्या होगा, रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है। और आसपास क्या हो सकती है, आग लग सकती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसके सीरीज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो हुई हमारी डीसी सप्लाई, ठीक है। अब इसी तरह से एसी सप्लाई होती है। तो एसी सप्लाई में दो वायर होते हैं हमारे पास में, एक वायर होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो एक तो समझ में आया कि फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यदि शॉर्ट सर्किट ना दिया हो तब हम किसको टिक कर सकते हैं, ओवर करंट को, बट ओवरलोड को कभी भी टिक नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, शॉर्ट सर्किट। यदि वो नहीं दिया हो ऑप्शन में तब किसको टिक करोगे, ओवर करंट को। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में। अब यहां पे हम देखेंगे इसमें कि जो डीसी सप्लाई है, इस डीसी सप्लाई में फ्यूज को हम किस में कनेक्ट किए, किसी भी वायर में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव में कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप निगेटिव में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, कि किस वायर में कनेक्ट करना है, किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव में भी कर सकते हो, निगेटिव में भी। क्योंकि यहां से जितनी करंट आउट होती है, जितनी करंट आउट होती है उतनी करंट रिटर्न भी आती है, ऐसे होता है नहीं। लेकिन यदि हम बोले कि एसी सप्लाई में फ्यूज को इसमें कनेक्ट करेंगे, तो एसी सप्लाई में फ्यूज को ऑलवेज फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका सिस्टम यदि 3 फेज 4 वायर सिस्टम है ये, ठीक है, इस प्रकार से, और ये सिस्टम कैसा है, बैलेंस सिस्टम है, तो इस न्यूट्रल वायर से कितनी करंट फ्लो होती है, 0। तो फ्यूज तो ऑपरेट ही नहीं होगा।
बात समझ आ रही है ना। तो इसलिए एसी सप्लाई में क्या रूल बनाया गया कि हमेशा फ्यूज को किसमें कनेक्ट करना है, फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, डीसी में कोई रूल नहीं, किसी में भी आप कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो फ्यूज को क्या बोलेंगे, क्या है ये, स्मॉल लेंथ वायर है, स्मॉल लेंथ वायर है जिसको हम, ठीक है, लोड के सीरीज में या फेज वायर के सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्यूज जो है किसका होता है, ये कंडक्टर मटेरियल, स्मॉल लेंथ वायर ऑफ क्या है, कंडक्टर मटेरियल है ना, कंडक्टर मटेरियल का ये बनाया जाता है। ठीक है, बस में। दूसरा पूछ सकता है कि फ्यूज जो है करंट के किस इफेक्ट पे वर्क करता है, तो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है आई स्क्वायर और करंट का हीटिंग इफेक्ट है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जूल लॉ, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्या बताएगा, ये एनर्जी को बताएगा, हीट एनर्जी कितनी होगी वहां पे। ठीक है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा फ्यूज वायर क्या होगा, उतनी रैपिडली उतनी जल्दी क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर सर्किट को क्या करेगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेगा। तो करंट के किस इफेक्ट पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। अब अपने को पता है कि हीट जो प्रोड्यूस करती है करंट की कौन सी वैल्यू करती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। तो फ्यूज जो है वो करंट की कौन सी वैल्यू पे, आरएमएस वैल्यू पे वर्क करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होती है ना, आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन पढ़े हो नहीं, भूल गए हो, चलो उसमें पढ़े थे कि हीट प्रोड्यूस होती है, जितना हीट डीसी सब करंट प्रोड्यूस करेगी उतनी हीट कौन प्रोड्यूस करेगी, एसी करंट। तो वो डीसी करंट किसके इक्वल होती है, एसी की आरएमएस वैल्यू के इक्वल होती है। तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होती है वो किसके कारण होती है, आरएमएस वैल्यू के कारण होती है। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट हैं जो आपको इसमें याद रखना है, तो इसमें नोट करिए पहले, फ्यूज कंडक्टर मटेरियल का स्मॉल लेंथ वायर होता है, फ्यूज कंडक्टर मटेरियल का स्मॉल लेंथ वायर होता है। इसे शॉर्ट सर्किट करंट या ओवर करंट, सेकंड प्रेफरेंस है ना ओवर करंट, या ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट के एसी सप्लाई में फ्यूज को फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डीसी सप्लाई में फ्यूज को फेज या न्यूट्रल, फेज या न्यूट्रल नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव देखो, डीसी सप्लाई में फ्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी वायर के सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वायर के सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की फ्यूज करंट के हीटिंग इफेक्ट पर
वर्क करता है। नेक्स्ट, फ्यूज करंट की आरएमएस वैल्यू पर ऑपरेट होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज लगे। जब सर्किट की करंट फ्यूज की करंट रेटिंग से इंक्रीज होती है, जब सर्किट की करंट फ्यूज की करंट रेटिंग से इंक्रीज होती है, तो यह मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। तो यह मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। और सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता है। सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डाली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? तो फ्यूज की जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, वो इस प्रकार से इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये एक्सिस शो कर रहा है इसके टाइम को, ठीक है, और ये शो कर रहा है इसकी करंट को। तो यहाँ पे फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम है, ठीक है, यदि यहाँ पे देखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑपरेटिंग टाइम को शो कर रही है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो यदि इसका ऑपरेटिंग टाइम ये है, तो ये इसकी क्या है? ऑपरेटिंग करंट है। ठीक है, तो करंट यदि स्मॉल है तो ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? ग्रेटर। यदि करंट ग्रेटर होगी तो ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, ये उसकी करंट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्यूज की जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कैसी होती है? इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलेंगे। ठीक है, तो फ्यूज की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए फ्यूज को ऑपरेट होने में लगने वाला समय, फ्यूज को ऑपरेट होने में लगने वाला समय उसकी करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट के, अतः फ्यूज की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूज की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखिए, दोनों इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कौन से मटेरियल को हम यहां पे यूज करेंगे फ्यूज बनाने के लिए। तो उसमें हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल।
तो जो फ्यूज बनाएंगे वो किस मटेरियल का हमको बनाना चाहिए, उस मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें होनी चाहिए वहां पे लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, हाई कंडक्टिविटी। क्या होनी चाहिए उसमें, लो रेजिस्टिविटी यानी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सिल्वर है फ्यूज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो ये सभी कैसे मटेरियल होते हैं, कंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर मटेरियल होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है ना। दूसरा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखे, लो रेजिस्टिविटी याद रहेगी और लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल के, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है वो अदर सिंपल है, जैसे कि लिस्ट डेटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा लो कॉस्ट, ठीक है। तो यदि हम देखें लिस्ट डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि अपने वातावरण में क्या होती है, ह्यूमिडिटी है, ऑक्सीजन है ना, तो वो मेटल्स के साथ में क्या करती है, रिएक्ट करती है ना। तो उसके साथ में रिएक्ट करती है तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है ना। जैसे कि आयरन के साथ में करती है तो क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है ना। कॉपर के साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाती है, तो उसमें डिटोरिएशन होता है ना। वो मटेरियल जो होता है उसमें कोरोजन होगा और वो खराब होने लगेगा, ठीक है। जैसे देखोगे आपके घर में कॉपर का कोई बर्तन होगा, है ना, कॉपर की प्लेट होगी, बर्तन होगा कोई, तो यदि उसको आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो उसके ऊपर में ग्रीन कलर की एक क्या बन जाती है, लेयर, ठीक है। और वो ग्रीन कलर की लेयर जहां बनेगी वहीं से वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो जो ग्रीन लेयर बन रही है वो किसके कारण बन रही है, ऑक्सीडेशन के कारण वहां पे बन रही है, ठीक है। तो उस मटेरियल को क्या कर रही है, डिटोरिएट कर रही है, मतलब उसको वो खराब कर रही है, ठीक है। तो ये उसमें होना नहीं चाहिए, और कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसकी, लो होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे नॉर्मल एक फ्यूज मटेरियल में होनी चाहिए। तो यदि हम देखें कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें ये सभी प्रॉपर्टी हैं, तो कोई भी सिंगल मटेरियल नहीं है जिसमें ये सभी प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पे जो आइडल फ्यूज मटेरियल किसको मानते हैं, सिल्वर को, ठीक है। तो सिल्वर इज अ आइडल फ्यूज मटेरियल, ठीक है। तो ये आइडल फ्यूज मटेरियल है। तो कौन कौन से मटेरियल हैं जिनको हम एज अ फ्यूज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन मटेरियल्स को यहाँ पे देखते हैं, फ्यूज मटेरियल, और उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा आप मेमोराइज करिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज मटेरियल है ये, और ये उनका मेल्टिंग पॉइंट है, और ये है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सबसे हायर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, कॉपर का। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1090 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है सिल्वर, सिल्वर का है 980 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का है 665 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में यहाँ पे है जिंक है, तो जिंक को भी यूज करते हैं एज ए फ्यूज मटेरियल, तो यह है 419। इसके बाद में आपका है यहाँ पे लेड, लेड का है 328, और उसके बाद में है यहाँ पे टीन, तो टीन का है 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्यूज मटेरियल है, और ये इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर से क्या है, हायर है,
ठीक है। तो हम लिखें कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता नहीं है, कॉस्ट भी उसकी लो नहीं होती है, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है उसकी, लो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी किसी भी एक फ्यूज मटेरियल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम फ्यूज में जब अपन पढ़ेंगे फ्यूज, तो सभी फ्यूज में हम किसका यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं। जितने फ्यूज हैं उनमें एज ए फ्यूज मटेरियल किसका यूज किया जाता है, सिल्वर का यूज करते हैं। तो इसलिए आइडियल फ्यूज मटेरियल हम किसको मान रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर को मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको बोलता है कि अप टू 10 या 15 एम्पियर तक की करंट के लिए किस फ्यूज मटेरियल का यूज करते हैं, तो जो यहाँ पे लेड और टीन है, लेड और टीन के एलॉयज का यूज करते हैं, तो उनका परसेंटेज भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेड 37%, टीन 63%, लेड टीन एलॉयज, ठीक है, आर यूज्ड एज अ फ्यूज मटेरियल फॉर अप टू 10 और 15 एम्पियर करंट। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, कई बार राउंड फिगर में दे देगा, लेड का 40 लिख दिया है, टीन का 6 है ना 60 लिख दिया, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसको याद रखना है। तो यदि ये होगा तो इसी को टिक करना है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है उसका परसेंटेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो टीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है, तो टीन का परसेंटेज क्या रहेगा, 63 रहेगा, और लेड का क्या रहेगा, 37 रहेगा, ठीक है। तो लेड और टीन के एलॉयज का यूज करते हैं हम एज अ फ्यूज मटेरियल, कितने एम्पेयर तक के करंट के लिए, 10 to 15 एम्पेयर तक करंट के लिए, ठीक है। और उससे हायर है तो फिर आप यूज कर सकते हैं वहां पे सिल्वर है, कॉपर है, इनका यूज वहां पे कर सकते हो, ठीक है। जिंक वगैरह का यूज कर सकते हैं अपन, जिंक का कहाँ यूज करेंगे, जैसे देखो कि डीओ आता है आपके यहाँ, डीओ लगाने आता होगा, ट्रांसफॉर्मर में डीओ उड़ जाता है, ठीक है, उसके लिए अलग से वायर होता है उसके पास में, है ना। तो वो किसका यूज करते हैं वहां पे, तो जिंक जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है ना। जिंक जो है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, किससे, एटमॉस्फेरिक कोरोजन उसमें जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए किसका यूज करते हैं उसमें, जिंक का यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो ये सभी फ्यूज मटेरियल हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आता है एग्जाम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा एग्जाम में। मेल्टिंग पॉइंट एक आध बार पूछा है ना, कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम ये तीन में ही ज्यादातर पूछता है, तो उसको आप याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत बार आता है। तो यहाँ पे अभी ध्यान रखो, क्या पढ़े हम, लो रजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी आगे फिर मैं चलेंगे, आगे चलेंगे तो फिर बताऊंगा कि ये क्या बोला है, फ्यूज मटेरियल, फ्यूज मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, फ्यूज वायर, तो उसको आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं, तो उस टर्म्स को यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे करंट रेटिंग, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज की करंट रेटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप मार्केट से एक फ्यूज परचेज करके लेके आए हो, और उस फ्यूज पे लिखा हुआ है कि वो फ्यूज 15 एम्पियर का है, तो इससे क्या समझते हो कि वो उसकी क्या है, करंट रेटिंग है कि नहीं। भाई आप मार्केट से बल्ब खरीद के लाते हो 60 वाट, 60 वाट लिखा है, तो क्या है वो, उसकी पावर रेटिंग है। तो कोई भी इक्विपमेंट लेके आते हैं तो उसकी क्या देती है, रेटेड वैल्यू देता है ना। तो फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है, पता है ना सबको, ये तो मैं लिखवाया नहीं हूं आपको, अभी यहां पता चलेगा रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में होती है, ठीक है ना।
तो यदि बोल रहा है 15 एम्पियर का फ्यूज है, इसका मतलब है कि 15 एम्पियर तक की करंट को 15 एम्पियर तक की करंट को ये विदाउट ओवर हीटिंग क्या कर सकता है, नॉर्मली कैरी कर सकता है। तो उसको बोलेंगे ये उसकी क्या है, करंट रेटिंग है। यदि करंट 50 एम्पियर से एक्सीड होती है तब ये क्या होगा, ओवरहीट होगा और मेल्ट होकर के ब्रेक होगा। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए मिनिमम वैल्यू of RMS current, minimum value of RMS current which the fuse wire can carry, which the fuse wire can carry without overheating, or deterioration, without overheating or deterioration is called current rating, of fuse element, is called current rating of fuse element। ठीक है, तो समझ में आ गया कि करंट की वह वैल्यू है, करंट की कौन सी वैल्यू लेंगे, आरएमएस, क्योंकि फ्यूज करंट की कौन सी वैल्यू पे ऑपरेट होता है, आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू की जिस करंट को वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है विदाउट ओवरहीटिंग, विदाउट डेटोरिएशन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी वो करंट रेटिंग है। तो फ्यूज की करंट रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में, ठीक है ना। तो फ्यूज की करंट रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में, सबको पता है। दूसरी होती है यहाँ पे फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट को कई बार ऐसे भी लिख देता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट भी बोल देता है, ऐसे है ना, फ्यूजिंग करंट, या बोल देगा मिनिमम फ्यूजिंग करंट, ठीक है, ऐसे भी बोल देता है कई बार। तो फ्यूजिंग करंट का मतलब क्या हो गया, तो जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, क्या करेगा, ये एलिमेंट को फ्यूज कर देगा। एलिमेंट को फ्यूज करेगा मतलब क्या होगा, फ्यूज वायर ओवरहीट होकर मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्यूजिंग करंट। तो यदि हमारा यहाँ पे फ्यूज है और इसकी करंट रेटिंग है 15 एम्पियर, तो इसका मतलब है 15 एम्पियर की करंट को क्या कर रहा है, नॉर्मली कैरी कर रहा है विदाउट ओवरहीटिंग और डिटोरिएशन। बट लेकिन करंट जो है 15 एम्पियर से एक्सीड होती है, बढ़ती है, तो अब ये क्या होगा, ओवरहीट होगा, ओवरहीट होके क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होके क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ जिस करंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी वो फ्यूजिंग करंट है। तो करंट की वह मिनिमम वैल्यू है जिस पर फ्यूज वायर ओवरहीट होगा, मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसकी। तो ये जो फ्यूजिंग करंट होती है, ये फ्यूजिंग करंट किस पर डिपेंड करती है, तो ये फ्यूजिंग करंट वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है कांस्टेंट के, कांस्टेंट के यानी क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है। डायामीटर ऑफ फ्यूज वायर की पावर होती है 3/2, तो डायामीटर ऑफ फ्यूज वायर की पावर क्या है, 3/2, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो जो फ्यूजिंग करंट है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, तो अपन बोल सकते हैं इसमें कि फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगी ये, नेचर ऑफ मटेरियल। तो के जो है ये किसको शो कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड किस पर डिपेंड करेगी, डाया ऑफ फ्यूज, डायामीटर ऑफ फ्यूज वायर,
या फ्यूज एलिमेंट, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, डिपेंड करेगी एनक्लोजर, एनक्लोजर ऑफ फ्यूज, एनक्लोजर यानी फ्यूज को किस प्रकार के डब्बे के अंदर पैक किए हो। ठीक है, डब्बा पूरा खुला हुआ है, आधा खुला हुआ है, या पूरी तरह से बंद है। ठीक है, तो एनक्लोजर का मतलब क्या है, किसमें उसको एनक्लोज किया गया है, किसमें उसको रखा गया है फ्यूज एलिमेंट को। तो टाइप्स लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनक्लोजर, कि एनक्लोजर जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, साइज एंड शेप ऑफ टर्मिनल। अभी जो फ्यूज वायर है उसको कैसे लगाए हैं, तो फ्यूज वायर को लगाने के लिए हमने कुछ ऐसा टर्मिनल बनाया होगा, और इस पे हम फ्यूज वायर को लगा के क्या करेंगे, कसेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, तो जो टर्मिनल है इनका साइज क्या है, इनका शेप क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ फ्यूज वायर पे, लेंथ ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, यदि फ्यूज वायर कैसा है, छोटा है, फ्यूज वायर छोटा है, और फ्यूज वायर कैसा है, लंबा है, तो यदि छोटा फ्यूज वायर है तो इसकी फ्यूजिंग करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। लंबा फ्यूज वायर है तो उसकी फ्यूजिंग करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि छोटा फ्यूज वायर जो होता है क्या करता है कि ये किससे कनेक्ट है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये फ्यूज लिंक है ना, या कनेक्टर है, उससे कनेक्ट है ये। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, छोटा वायर है तो अपनी हीट जल्दी से ट्रांसफर कर देगा इसको, और अपने आप को कूल रखेगा, ठंडा रखेगा, तो जल्दी मेल्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा फ्यूज वायर है तो ये, ठीक है, हीट को ट्रांसफर होने में क्या करेगा, ज्यादा समय लगाएगा, तो हीट को जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो हीट इसी में कंसंट्रेट होगी, तो जल्दी मेल्ट होकर क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ किस पे डिपेंड करती है, फ्यूज वायर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से सब फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है ना, तो उसमें पहले नोट करिए, उसमें लिखिए the minimum value of current, the minimum value of current, the minimum value of current at which the fuse element melt, fuse element melts and break the circuit is called minimum fusing current, is called minimum fusing current। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसके बाद में ये लिखिए, ये फ्यूजिंग करंट है, इसका फार्मूला है कांस्टेंट के, नेचर ऑफ मटेरियल, डायमीटर ऑफ वायर की पावर क्या होती है, 3/2। और फ्यूजिंग करंट जो है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इन पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर और है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्या है, सरफेस। टाइप ऑफ सरफेस कहने का मतलब है कि आपका जो फ्यूज वायर है वो सॉलिड फ्यूज वायर है, ठीक है, या फिर वो स्ट्रैंडेड फ्यूज वायर है। यदि सॉलिड फ्यूज वायर होगा तो उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, और स्ट्रैंडेड होगा तो उसकी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए हमारा ये एक फ्यूज वायर है, ये ठीक है, ये कैरी कर सकता है 10 एम्पियर की करंट, बात समझ में आ गई। अब यदि हम सेम एक और वायर ले लेते हैं, तो जब दो वायर आप लेते हो फ्यूज में तो क्या करते हो, उसको ऐसे से घुमा देते हो, हाँ, और घुमाते हो तो वो वायर ऐसे हो जाते हैं आपके ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये भी 10 था, एक और 10 ले लिए, ऐसा बना लिए वायर को, तो कितने हो गए वो 20। तो 20 एम्पियर की करंट कैरी करना चाहिए ना, नहीं करेगा, लेस देन 20 एम्पियर। बात समझ में आई, क्योंकि हीट जो है वहां पे क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी 20 के लिए, तो दोनों के लिए जो हीट का एक्युमुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर पे हायर हो जाएगा, तो उसकी जो फ्यूजिंग करंट क्या हो जाएगी। तो यदि बोलता है कि कोई एक फ्यूज वायर है 10 एम्पियर की करंट कैरी करता है, ठीक है, तो 2 फ्यूज वायर कितने वैल्यू की करंट कैरी करेंगे, तो लेस देन 20 एम्पियर कैरी करेंगे। आई समझ में। तो नंबर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीज करने पर, ठीक है, उसकी फ्यूजिंग करंट
जो है वो उसके मल्टीपल में इंक्रीज नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, स्लाइटली नहीं, जैसे कि 20 है, 20 होना चाहिए ना, तो 17 के लगभग उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल, डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर, टाइप्स ऑफ एनक्लोजर ऑफ फ्यूज, साइज एंड शेप ऑफ टर्मिनल, लेंथ ऑफ फ्यूज वायर एंड टाइप ऑफ सरफेस, तो इन सब पे ये डिपेंड करती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। हो गया, नोट कर लिया। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो है ना, फैक्टर कोई भी होगा तो क्या होगा, रेशियो होगा। तो यहां पे एडिंग डालो फ्यूजिंग फैक्टर, तो फ्यूजिंग फैक्टर भी रेशियो होगा ना, तो किसका रेशियो होगा ये, तो हमने दो करंट पढ़ी, एक पढ़ी मिनिमम फ्यूजिंग करंट और दूसरी क्या पढ़ी, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो है ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इनमें कौन सी करंट ग्रेटर है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट या फिर करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट, नाम मिनिमम है तो मतलब मिनिमम थोड़ी हो गई, वो नाम मिनिमम है तो फिर भी वो ज्यादा है ना, लिखा इसलिए मिनिमम है, कंफ्यूज हो जाते हैं सब मिनिमम देख के। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट वो है जिस पर फ्यूज वायर मेल्ट होकर ब्रेक होता है, और करंट रेटिंग जिसको नॉर्मल कैरी करता है। तो मेल्ट होके ब्रेक होने के लिए तो ज्यादा चाहिए ना आपको, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। तो इनका रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो आपको पूछेगा फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किसका रेशियो है वो याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, करंट रेटिंग से। तो करंट रेटिंग से इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1। इसको एकदम याद रखिए, फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। अब अपने पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, फ्यूज हैं। जैसे कि एक होता है उसको बोलते हैं HRC फ्यूज, आगे पढ़ेंगे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो यदि बोलेगा आपको कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज, तो इसको भी याद रखिए 1.45 होता है ये। ठीक है, और यदि आपको पूछता है कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है, या बोलेगा आपको किट कैट फ्यूज, तो इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो लगभग 1.9 या 2 बोल सकते हो। ठीक है, तो कितना होता है, 1.9 होता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको एकदम याद रखनी है, ये एग्जाम में आती है ना। तो 1.9 से 2 भी लिख सकते हो, 1.9 से 2। तो सिर्फ फ्यूजिंग फैक्टर बोलेगा तो ग्रेटर देन 1 है ना, HRC के लिए बोलेगा तो 1.45, और रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज के लिए बोलेगा तो 1.9 से 2 तक होता है। तो इससे क्या समझे, तो इससे ये समझे कि फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू यदि 1.45 है तो उसको फ्यूज होने के लिए कितनी करंट चाहिए, उसकी करंट रेटिंग का इतना टाइम्स चाहिए। यदि फ्यूज की करंट रेटिंग है 10 एम्पियर, तो उसको मेल्ट होके ब्रेक होने के लिए कितनी करंट चाहिए,
14.5 एम्पेयर की करंट उसको चाहिए, ठीक है ना। जबकि रिवायरेबल में अपने को क्या चाहिए, डबल चाहिए, क्योंकि रिवायरेबल फ्यूज जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उनमें एटमॉस्फेरिक कोरोजन वगैरह होता रहता है ना, तो इसलिए उनकी फ्यूज रेटिंग अपने आप ही क्या होती है, डिटोरिएट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग ब्रेक लेके आ जाइए 10